गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मोता महाविद्यालय की बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम प्रोटीन के बारे में कर रहे थे कि प्रोटीन की सामान्य जानकारी बताई थी आपको। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि जो प्रोटीन है हमारे शरीर में उसकी मात्रा कहाँ कहाँ कितनी कितनी % पाई जाती है। फिर उसके बाद में उसकी संरचना की बात की कि उसका कंपोजिशन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से तत्व होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन बना होता है। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और प्रोटीन के बारे में हम आगे जानकारी करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले उसमें आगे करेंगे कि जो प्रोटीन है उसकी सबसे छोटी इकाई, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है वो अमीनो अम्ल पाई जाती है। सबसे छोटी इकाई है, यानी प्रोटीन को जब खाते हैं तो जब वो टूटता है, आपको पाचन के उसमें बताया था कि हमारे शरीर में पाचन किस प्रकार से होता है, यानी जो भी कुछ खाते हैं हम उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना पाचन कहलाता है। तो इसी प्रकार जब प्रोटीन हम खाते हैं तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो अमीनो अम्ल में उसका पाचन होता है, यानी टूटने के बाद जो सबसे छोटी यूनिट होती है प्रोटीन की वो अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल है वो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। लघुत्तम इकाई होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं तो वो शरीर में उसका पाचन होता है, तो वो किसमें होता है, वो अमीनो अम्ल में होता है। अमीनो अम्ल में वो टूटता है और इन्हीं की लंबी श्रृंखला बनकर, अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला बनकर प्रोटीन का निर्माण करती है और उसे हम क्या कहते हैं, इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं और इसे ही क्या कहा गया है, प्रोटीन को ही शरीर की आधारशिला कहा गया है। यानी प्रोटीन है वो हमारे शरीर का एक मुख्य पौष्टिक तत्व माना जाता है, क्योंकि इससे अधिकतम पौष्टिक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो आपको जैसे कल बताया था कि पूर्ण भोजन अपूर्ण भोजन, तो दूध का बताया था। जैसे दूध होता है, दूध में मुख्यतः मोस्टली जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो दूध के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको एक कंप्लीट फूड यानी पूर्ण आहार कहा जाता है दूध को। इसके बाद हम अमीनो अम्ल जो होता है इसके दो समूह होते हैं। एक तो होता है इसमें अमीनो समूह, एक होता है इसमें अमीनो समूह और दूसरा जो होता है वो होता है इसमें कार्बोक्सिल समूह होता है। दो समूह पाए जाते हैं इसमें, अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह। ये दो प्रकार के समूह पाए जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि NH2 ग्रुप और दूसरा जो ग्रुप होता है इसके अंदर वो होता है ये दो ग्रुप इसके अंदर पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल इन दो समूह के साथ मिलकर बना होता है, दो समूह इसमें पाए जाते हैं। अब इसके बाद परंतु जो अमीनो अम्ल है एक जैसे नहीं होते हैं, इसमें भिन्नता पाई जाती है और इसका मुख्य कारण इसके R समूह की प्रकृति की भिन्नता के कारण होता है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं कि अमीनो अम्ल काफ़ी प्रकार के होते हैं। इसमें से कुछ अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, कुछ आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं और कुछ इसमें अनावश्यक भी होते हैं। तो हम सबसे पहले 10 ऐसे अमीनो अम्ल की बात करते हैं। 10 ऐसे अमीनो अम्ल हैं जिनको क्या कहेंगे, आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है इनको। 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो वो 10 अमीनो अम्ल कौन से होते हैं, तो उनकी बात करते हैं।
यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आगे बताती हूँ कि आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से होते हैं। सबसे पहले जो अमीनो अम्ल होता है वो होता है हिस्टिडीन। दूसरा अमीनो अम्ल होता है ल्यूसीन। दूसरा अमीनो अम्ल ल्यूसीन होता है। तीसरा है वो होता है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन होता है। चौथा जो होता है वो है लाइसिन अमीनो अम्ल। पांचवा है इसके अंदर आर्जिनिन। नेक्स्ट एसेंशियल अमीनो अम्ल है वो है मिथ्योनिन। नेक्स्ट है वो है थ्रियोनिन। नेक्स्ट है वो है फिनाइल एनालिन। फिनाइल एनालिन है। अगला है एलानिन है, सॉरी। एलानिन। नोवा जो इसके अंदर पाया जाएगा वैलिन। और नेक्स्ट और लास्ट है 10वां जो है वो होता है इसमें ट्रिप्टोफैन। ये हमारे 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। उपरोक्त 10 आवश्यक अमीनो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं, परंतु इन सभी में ट्रिप्टोफैन से बहुत सी महत्वपूर्ण जीवन आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जो आपको लास्ट में बताया ट्रिप्टोफैन, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है क्योंकि इससे शरीर की काफ़ी सारी क्रियाएं हैं जो संपन्न होती हैं। जिन भोज्य पदार्थों में इसकी जितनी अधिक मात्रा रहती है वह भोज्य पदार्थ उतना ही अधिक पौष्टिकता से परिपूर्ण होता है। प्राणिज जो भोज्य पदार्थ है उनमें जो ट्रिप्टोफैन है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्राणिज भोज्य पदार्थ जैसे कि पशुओं से मिलते हैं, उनमें दूध हो गया, दही हो गया, पनीर है, मछली, अंडा, यकृत, छाछ, दूध से बनी जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं, मिठाइयाँ हैं, तो उन सभी में ट्रिप्टोफैन पाया जाता है। तो ये हो गए हमारे 10 आवश्यक अमीनो अम्ल। अब 10 आवश्यक अमीनो अम्ल के अतिरिक्त 5 अमीनो अम्ल ऐसे भी होते हैं जो आंशिक रूप से आवश्यक होते हैं, यानी थोड़ी मात्रा में उनकी आवश्यकता होती है। इनका निर्माण शरीर में नहीं होता है। ये अमीनो अम्ल शरीर की कोशिकाओं एवं तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें भोजन के द्वारा ही लेना होता है। इनकी शरीर में निर्माण नहीं होता, इसलिए इनको भोजन के द्वारा उसी रूप में लेना पड़ता है। ये 5 अमीनो अम्ल कौन से होंगे? 5 हो जाएंगे आंशिक अमीनो अम्ल होंगे। ये कौन से हैं?
टायरोसिन। नेक्स्ट अमीनो अम्ल है इसमें टायरोसिन। और अगला है इसमें सिरीन। ये जो 5 अमीनो अम्ल हैं वो आंशिक रूप से आनुवंशिक अमीनो अम्ल होते हैं। कुछ अमीनो अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनको अनावश्यक अमीनो अम्ल भी कहा जाता है। कुछ होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि अनावश्यक अमीनो अम्ल है वो हो गया एलानिन, हाइड्रोक्सोप्रोलीन, अगला है इसमें प्रोलीन, और एस्पार्टिक एसिड जो होता है वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से ये 4 होते हैं जो अनावश्यक रूप से वो अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब इसके अलावा तो ये हो गए हमारे अमीनो अम्ल की लिस्ट की कौन कौन से अमीनो अम्ल होते हैं। अब इनके बाद में अब हम करेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन करेंगे। प्रोटीन का वर्गीकरण इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। गुणवत्ता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, दूसरा जो होगा वो होगा प्राप्ति साधन के आधार पर, और तीसरा जो होगा वो होगा भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर। इस प्रकार से जो प्रोटीन का वर्गीकरण है वो 3 भागों में किया गया है। एक है इसमें गुणवत्ता के आधार पर, दूसरा प्राप्ति साधन के आधार पर, और तीसरा है भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर। जो पहला है गुणवत्ता के आधार पर, इसे 3 भागों में बांटा गया है, फर्दर 3 भागों में इसे बांटा गया है। सबसे पहले इसे कहा गया है कंप्लीट पूर्ण, दूसरा हो जाएगा इसमें आंशिक पूर्ण, आंशिक पूर्ण, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसके अंदर अपूर्ण। तो गुणवत्ता के आधार पर 3 भागों में पूर्ण, आंशिक पूर्ण और अपूर्ण। अब इसे प्राप्ति साधन के आधार पर हो जाएगा, कहाँ से प्राप्त होता है ये? वनस्पति, प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ से होती है? वनस्पति जगत से और प्राणी जगत से। प्राणीज प्रोटीन, वनस्पति प्रोटीन और प्राणीज प्रोटीन। अब जो भौतिक गुण है और घुलनशीलता के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। साधारण, साधारण, दूसरा हो जाएगा इसमें संयुग्मी, तीसरी हो जाएगी इसमें उद्भूत या उत्पन्न प्रोटीन। अब इसे 3 भागों में प्रोटीन का वर्गीकरण हुआ। प्रोटीन का वर्गीकरण इसे 2 भागों में बांटा गया, गुणवत्ता के आधार पर, 3 भागों में बांटा गया, गुणवत्ता के आधार पर, और ये हो जाएगा हमारा भौतिक
पर। फिर ये सभी फर्दर है, इनको 3 भागों में बांटा गया है गुणवत्ता के आधार पर, पूर्ण, आंशिक पूर्ण और अपूर्ण प्रोटीन। प्राप्ति के आधार पर ये 2 जगह से प्राप्त होता है, वनस्पति और प्राणी जगत से। भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर साधारण, संयुग्मी और उद्भूत या उत्पन्न प्रोटीन कहा जाएगा। अब इसमें हम आगे इनका करेंगे कि कौन से ये होते हैं। सबसे पहले गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण है वो 3 भागों में बांटा गया था, इनको 3 भागों में इनको बांटा है। तो सबसे ऑसबॉर्न और मेंडल ने प्रोटीन का वर्गीकरण उनमें उपस्थित जो अमीनो अम्ल होते हैं उनके आधार पर किया है, क्योंकि किसी भी प्रोटीन की गुणवत्ता उसमें उपस्थित अमीनो अम्ल की मात्रा, प्रकार एवं गुण पर निर्भर करता है। जिस प्रोटीन में जितना अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल रहता है वह प्रोटीन उतना ही अधिक उत्तम प्रकार का माना जाता है। तो पूर्ण प्रोटीन होगा, उत्तम या पूर्ण प्रोटीन होता है, ये इसे 3 भागों में बांटा है, उत्तम या पूर्ण प्रोटीन, मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, और जो पूर्ण प्रोटीन है उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रोटीन है उसे निकृष्ट प्रोटीन भी कहा जाता है। उत्तम या पूर्ण जो प्रोटीन है वो कौन कौन से होते हैं, जिनके अंदर सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, वो उत्तम प्रकार के प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन कहें वो कहलाते हैं। ये प्रोटीन उच्च जैविकीय मूल्य के होते हैं। इनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उचित अनुपात में पाए जाते हैं। ये प्राणियों को जीवित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी। ये शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं और निर्माणात्मक कार्य भी करते हैं। प्राणी जगत से प्राप्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें उत्तम या पूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। जैसे अभी आपको बताया था, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली, मीट, अंडा इत्यादि जो होते हैं, इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है वो उत्तम प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा था हमारा मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन होता है, जिसमें कुछ ही आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, उन्हें आंशिक पूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। इसमें 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी रहती है। ये अमीनो अम्ल यानी ये प्रोटीन जीवन को तो बनाए रखते हैं, परंतु शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत अधिक उपयोगी नहीं होते हैं उनके लिए। हालांकि शारीरिक भार सामान्य बना रहता है इन प्रोटीन से। कुछ हद तक ये प्रोटीन शरीर की क्षतिपूर्ति, ऊतकों, कोशिकाओं एवं तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत भी करते हैं। ये प्रोटीन नए तंतु एवं कोशिकाएं जो होती हैं उनका निर्माण करते हैं। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन मध्यम श्रेणी या आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। जैसे दाल है, दालों में जो प्रोटीन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, आंशिक पूर्ण प्रोटीन है। दाल, अनाज, सोयाबीन आदि। अनाजों में लाइसिन तथा दालों में मिथियोनिन की कमी रहती है। दालें जो होती हैं उनमें मिथियोनिन की कमी पाई जाती है, मिथियोनिन प्रोटीन होता है उसकी कमी पाई जाती है। और अनाज में लाइसिन नामक जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल उसकी कमी इनके अंदर पाया जाता है। आंशिक पूर्ण प्रोटीन शैशवावस्था तथा विकास की अवस्थाओं के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास की में कमी ला देते हैं अथवा कभी कभी विकास की दर को अवरुद्ध भी कर देते हैं। 2 प्रकार के प्रोटीन की बात की, पूर्ण और अपूर्ण। अब हम बात करते हैं इसमें अपूर्ण या हम कहें निकृष्ट प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का पूर्णतः अभाव होता है, यानी बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ऐसे प्रोटीन के सेवन करने से अथवा नहीं करने से शरीर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनमें कोई भी किसी भी प्रकार का आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है, इसीलिए इनको अपूर्ण प्रोटीन कहा गया है। ये प्रोटीन शारीरिक
वृद्धि एवं विकास में बिल्कुल भी सहायक नहीं होते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप शारीरिक वृद्धि एवं विकास रुक जाते हैं। यानी आप कहे कि भी मैंने तो ये चीज़ खा ली है, लेकिन क्या है, आपकी उस शरीर उसमें कोई भी न्यूट्रिशन आपको उससे नहीं मिले हैं। तो इसलिए शरीर में क्षतिग्रस्त ऊतकों, तंतुओं एवं कोशिकाओं की मरम्मत भी नहीं कर पाते हैं इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं, इसलिए शारीरिक वजन में भी वृद्धि नहीं होती है। अतः इन प्रोटीन का उपयोग करके जीवित रहने की आशा नहीं की जा सकती। कंदमूल, साग सब्जी, फल, मक्के का जो जीन होता है आदि में अपूर्ण प्रोटीन ही पाया जाता है। फलों में जिलेटिन अपूर्ण प्रोटीन ही होता है। फलों के अंदर जिलेटिन होता है, जिससे जेली वगैरह बनाई जाती है, तो वो जिलेटिन अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आता है। यदि अपूर्ण प्रोटीन का उपयोग आंशिक पूर्ण प्रोटीन या पूर्ण प्रोटीन के साथ किया जाता है तो इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अगर इनके साथ इनका कॉम्बिनेशन करके खाया जाता है तो इनकी पौष्टिकता है वो बढ़ जाती है। जैसे दाल, दही, दाल हो गई, दही बड़े हो गए, रोटी दूध हो गया, मांस और भात हो गए। तो इस प्रकार से भात मछली हो गई, दाल चावल हो गए, दही खिचड़ी चावल, उसके साथ में दही भी मिला लिया, फिर खिचड़ी दही हो गया, सेवइयाँ हो गई दूध के साथ में, और दूध का दलिया या खीर हो गई। तो इस प्रकार से दूध हो गया, चावल की खीर बनी। तो इस प्रकार से 2-3 जो प्रोटीन होते हैं उनको मिलाकर अगर हम यूज़ करते हैं तो उनकी जो आवश्यकता है वो, यानी इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है, उनकी उपयोगिता है वो बढ़ जाती है। ये तो था हमारा गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण। इसे भी 3 भागों में बांटा गया था। सबसे पहले साधारण प्रोटीन होता है। साधारण प्रोटीन, इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से होता है। ये प्रोटीन जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस के उपरांत सबसे सरलतम इकाई यानी कि अमीनो अम्ल में ये टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अंडे का जो पीले भाग का प्रोटीन होता है वो एल्ब्यूमिन में टूट जाता है, और गेहूं का जो प्रोटीन होता है वो ग्लूटेनिन में टूट जाता है। दूध का प्रोटीन होता है वो लैक्ट एल्ब्यूमिन में कन्वर्ट हो जाता है। मांसपेशियों की प्रोटीन ग्लोब्यूलिन में हो जाता है। मक्के की जो प्रोटीन होती है, मक्का जो खाते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होता है उसमें जीन पाया जाता है। चावल की प्रोटीन आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाती है। रक्त की प्रोटीन ग्लोबिन होती है। इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। संयुक्त प्रोटीन कौन से होते हैं? ये वे प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों के अणु भी उपस्थित होते हैं। साधारण संयुक्त प्रोटीन के अंतर्गत जैसे कि साधारण प्रोटीन प्लस में अन्य पौष्टिक तत्व मिलाकर संयुक्त प्रोटीन बनते हैं। साधारण प्रोटीन हो गया, तत्व मिलकर संयुक्त प्रोटीन का निर्माण करते हैं। संयुक्त प्रोटीन हो गया। अतः पौष्टिक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर इन प्रोटीन का नामकरण भी किया गया है। जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन है वो किन किन से चीजों से बनकर बना है? एक तो हो गया इसमें साधारण प्रोटीन प्लस में कार्बोज,
प्लस में इसमें हो जाएगा, इसके साथ एक और चीज क्या मिली हुई है, लिपिड मिली हुई है। लिपिड में फैट होता है, आगे अपन फैट का पढ़ेंगे, वसा का पढ़ेंगे, तब समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो लाइकोप्रोटीन किन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो साधारण प्रोटीन होता है इसके अंदर और एक लिपिड्स मिलकर, तो ये दोनों मिलकर लाइकोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन होता है, हिम आयरन होता है और ग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है। हीमोग्लोबिन है, तो इसमें ग्लोबिन जो है वो क्या है, इसमें साधारण प्रोटीन है और हिम है वो क्या है, इसके अंदर आयरन है यानी लोहा। तो इस प्रकार से ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, साधारण प्रोटीन के अंतर्गत ये आते हैं। अब तीसरा आ जाएगा इसमें हमारा व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन। संयुक्त हो गया और साधारण हो गया। अब आ जाएगा इसमें व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है, एक होता है प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और दूसरा होता है व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन जो होते हैं, इसके अंतर्गत वे प्रोटीन आते हैं जिनका जब निर्माण होता है तो निर्माण प्रक्रिया के बाद निर्मित प्रोटीन के अणु एवं गुणों में बहुत कम भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे कि कच्चा अंडा है एवं कच्चे मांस में व्युत्पन्न प्रोटीन नहीं होती है, परंतु जब उनको पकाया जाता है तब उनके प्रोटीन प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन में बदल जाते हैं। ताप की क्रिया से प्रोटीन के जमने पर जो अंतर आता है उसके गुणों एवं अणुओं की रचना में अंतर कम ही होता है। व्युत्पन्न द्वितीय जो प्रोटीन होते हैं, जब ताप के प्रभाव जल विश्लेषण तथा पाचक रसों की क्रिया के फलस्वरूप सरल और संयुक्त प्रोटीन का पुनः विखंडन होता है, यानी दोबारा टूटते हैं वो, और उनसे तो विखंडन होता तो व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण उनके द्वारा होता है, यानी टूटने के द्वारा व्युत्पन्न प्रोटीन है उनका निर्माण होता है। जैसे कि जब पाचन क्रिया के समय पाचक रसों की क्रिया के कारण पेप्टोन्स, प्रोटियोस, पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स आदि का निर्माण होता है, तो ये व्युत्पन्न द्वितीय प्रोटीन कहलाते हैं। अब आ जाएगा हमारा तीसरा जो वर्गीकरण था वो था प्राप्ति के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो हमने बताया कि वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन और दूसरा बताया था प्राणी जगत से। तो वनस्पति जगत से जो प्रोटीन होता है उसे हमने क्या कहा था, मध्यम या निकृष्ट श्रेणी के अंतर्गत ये वाला प्रोटीन आता है। इसके अंदर आपको बताया था कि अनाज, जितने भी अनाज होते हैं, सोयाबीन, बादाम, काजू, मूंगफली, सूखे मेवे आदि आते हैं। जो उत्तम श्रेणी का जो प्राणी जगत का दूसरा जो इसमें आपको बताया था, डिवाइड किया था कि इसको दूसरे कहाँ से मिलते हैं, हमें प्राप्ति के आधार पर दूसरे जो सोर्स है इसका वो है प्राणी जगत। प्राणी जगत में जैसे कि दूध, मांस, मछली, अंडे, दही, दूध से बने जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो, छाछ, ये सभी क्या है हमारे उत्तम प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुए हमारे प्रोटीन का वर्गीकरण। अब इसमें वर्गीकरण के बाद में आता है कि प्रोटीन के कार्य कौन कौन से होते हैं। हमारे जो सिलेबस है उसमें आपने देखा है कि हमें क्या क्या करना है, प्रोटीन का जनरल इंट्रोडक्शन करना है, सामान्य उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, फिर उसका कंपोजिशन क्या है, क्या क्या उसके अंदर पाया जाता है, फिर उसके बाद हमें करना था कि प्रोटीन का वर्गीकरण के बाद में अब हम करेंगे उसके प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं और फिर इसके प्रोटीन की प्राप्ति हम कहाँ से कर सकते हैं। तो इसके कार्य की बात करते हैं कि प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं।
के कार्य हम बाद में करेंगे, पहले आपको बता देती हूँ कि इनकी प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। प्रोटीन की प्राप्ति के साधन, कि प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है उनकी बात करते हैं। प्रोटीन के कार्य हम बाद में करेंगे। तो जैसा कि अभी आपको बताया था कि प्रोटीन की प्राप्ति हमें कहाँ कहाँ से होती है, किन किन चीज़ों से होती है, उसका आपको आइडिया हो गया होगा कि इनकी प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। तो इसके प्राप्ति के साधन है जैसे मांस है, मांस, पशुजन्य जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें इनकी प्राप्ति ज़्यादा होती है। मांस है, मछली, अंडा, दूध, इनसे हमारी ज़्यादा पुष्टि होती है, ज़्यादा पाया जाता है। और यकृत भी आ जाएगा इसमें। ये तो हो गए हमारे पशुजन्य पदार्थ हो गए जिनसे हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो जाएगी। फिर आ जाएगा दूध, और दूध से बने पदार्थ है, उसमें दूध आ जाएगा। इसमें दूध भी क्या है, दो तरह का हो जाएगा, जैसे भैंस का दूध है, गाय का दूध है। भैंस का दूध और गाय का दूध। तो गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके दूध में 4 है तो इसके दूध में 5 होती है। यानी अगर हम भोज्य पदार्थ 100 ग्राम गाय का दूध लेंगे और 100 ग्राम हम भैंस का दूध लेंगे तो इससे हमें 4.3% प्रोटीन मिलेगा, और इससे हमें 5.2% प्रोटीन की मात्रा यानी ग्राम में पाई जाएगी। तो 100 ग्राम दूध लेंगे तो उसके अंदर इतनी 100 ml लेंगे तो इतनी मात्रा हमें उसके अंदर प्रोटीन की मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भैंस के दूध में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी प्रकार दही है, खोया है, पनीर है, काजू है, बादाम है और दलहन है, दाल है। दालों में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन की मात्रा है वो सोयाबीन में पाई जाती है। सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक अगर प्रोटीन की बात करें 43.2% जो प्रोटीन है, 100 ग्राम अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो उसमें हमें 43.2 ग्राम हमें प्रोटीन वहाँ से मिल जाएगा। तो इतनी पूर्ति कहाँ से होती है हमारी। अगर हम दलहन में इनकी बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन के अंदर पाया जाता है प्रोटीन की मात्रा। उसके बाद में सभी थोड़ी चीज़ों में जैसे सहजन की फलियाँ है, गेहूं का आटा है, बाजरा, मक्का, इनमें सभी में क्या है, प्रोटीन की मात्रा थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। अब हम दैनिक आवश्यकता की बात करते हैं कि एक दिन में प्रोटीन की कितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए हमारे, तो इसको कहेंगे प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता। प्राप्ति के साधन अगर हमें कहें कि भी प्रोटीन खाना है तो आप कहाँ से लेंगे, उसके लिए दूध पिएंगे। डॉक्टर ने कहा कि आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है तो उसके लिए आप सोयाबीन का सेवन करेंगे, दूध का सेवन करेंगे। अगर कोई मांसाहारी है, मांस वगैरह खाता है, नॉनवेज जो खाता है तो वो क्या करेगा, मांस, मछली वगैरह है उनका सेवन ज़्यादा करेगा। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता ये भी आ जाता है कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है कि प्रोटीन की शरीर में दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। तो उसमें अलग अलग आयु वर्ग के लिए पूछा जाता है, जैसे कि छोटे बच्चे के लिए कितनी है, बड़ा जो बाल्यावस्था है उसमें कितनी है उसकी मात्रा। तो इसमें जैसे कि शैशवावस्था है, शैशवावस्था हो जाएगी इसके अंदर। फिर आ जाएगी जैसे कि इसमें बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में अलग अलग कैटेगरी बन जाती हैं।
बाल्यावस्था हो गई। फिर आ जाएगी किशोरावस्था, आगे जितने भी हम करेंगे चाहे प्रोटीन, अब जैसे आप प्रोटीन की बात कर रहे हैं, फिर हम वसा की बात करेंगे, फिर हम उनकी खनिज लवणों की बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे कि प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि बाल्यावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। तो अभी एक बार ये बता दें कि आपको किशोरावस्था हो गई, फिर इसमें आ जाएगा वयस्क पुरुष, वयस्क स्त्री, इसमें भी अलग अलग ग्रुप आ जाते हैं, जैसे कि कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील। इसमें आ जाएंगे जैसे कम क्रियाशील, जो काम कम करते हैं, कम क्रियाशील। दूसरा आ जाएगा जैसे मध्यम क्रियाशील, जो कम, उससे थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं। और एक होते हैं अधिक क्रियाशील, जिनका फिजिकल वर्क है वो ज्यादा होता है, चाहे मेंटल वर्क की बात करें चाहे फिजिकल वर्क की बात करें। तो जिनका फिजिकल वर्क अधिक होगा उनकी डाइट भी क्या होगी, अधिक होगी। आपने देखा है कि जो मजदूर वगैरह होते हैं तो उनकी डाइट, उनका जो खाना है वो आप देखना कि उनकी क्वांटिटी है, वो उनकी मात्रा है खाने की वो ज़्यादा होती है। आप लोग 2 खाएंगे तो वो देखना कि 5-6 रोटियाँ आराम से खा जाते हैं। तो उनकी डाइट क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका काम क्या होता है, अधिक होता है, वो काम अधिक करते हैं, इसलिए उनकी डाइट भी अधिक होती है। जो काम कम करेगा, जो काम कम करते हैं उनकी डाइट है वो कम होती है। मध्यम काम करते हैं तो उनकी डाइट है वो उससे कम से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अधिक करते हैं तो उनकी डाइट और भी ज़्यादा होती है। वयस्क स्त्री हो गई, उसके बाद में आ जाएगा इसमें गर्भावस्था, स्तन्यदान या फिर करें धात्री अवस्था। तो इनमें सभी में प्रोटीन की जो मात्रा है वो सारी अलग अलग पाई जाती है। शैशवावस्था को भी इसमें 2 भागों में बांटा है, जैसे 0 से 6 माह हो गया, 6 से 12 माह हो गया। 0 से 6 महीने का जो बच्चा होगा और एक होगा 6 से 12 महीने का बच्चा है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, दैनिक जो प्रोटीन की आवश्यकता होगी। अब उसके बाद में आ जाएगा जैसे इसमें क्या होता है, उसके भार के अकॉर्डिंग होता है, जितना उसका किलोग्राम शारीरिक वजन है उसके लिए, जैसे 0 से 6 है तो 2.05 पर किलोग्राम उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगा। यानी 1 किलो अगर उसका बच्चे का वजन है तो उसको कितना देना पड़ेगा, हमें 2.05 ग्राम हमें उसको प्रोटीन देना है। अगर उसका वजन 2 किलो है, यहाँ पे 2 किलो उसका बच्चे का वजन है, तो हमें कितना देना पड़ेगा, 4.1 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से क्या है, जितना उसका बॉडी वेट बढ़ेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या है, इनकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती जाती है। 6 से 12 महीने का बच्चा है, उसका ये ग्राम में हो जाएगा, इससे ग्राम में है। 6 से 12 माह का बच्चा है, उसकी प्रोटीन की आवश्यकता हो जाएगी, उसकी किलोग्राम भार वजन के हिसाब से 71.65 हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, उनकी मात्रा बढ़ती रहेगी। अब यहाँ बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था में भी कई अवस्थाएं बांटी गई हैं। 1 से 3 साल की बांटी गई है, 1 से 3 साल हो गया, 4 से 6 हो गया, 7 से 9 हो गया। कई भागों में इसको बांटा गया बाल्यावस्था को, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 3 से 6 हो गया, और इसमें हो जाएगा 4 से 6 हो जाएगा, 6, 7 से 9, और इसमें अलग और कैटेगरी बनाई गई है 10 से 12। तो ये बाल्यावस्था की कैटेगरी के हिसाब से इनमें अलग अलग की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कितनी होगी इसमें, जैसे
22 ग्राम चाहिए, फिर इसको चाहिए 30 ग्राम, इसको चाहिए 41 ग्राम और अगला है इसको चाहिए 54 ग्राम। ये क्या हो जाएगा, उसको प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है। यानी पूरे दिन में उसको कितना प्रोटीन, 1 से 3 साल का बच्चा है तो उसको पूरे दिन में कितना प्रोटीन चाहिए, उसको पूरे दिन में 22 ग्राम प्रोटीन चाहिए। चाहे वो एक बार में ले या थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में वो 22 ग्राम अपने प्रोटीन की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण कर ले। तो इसी प्रकार से ये क्या है, हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं। किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में भी अलग अलग है। जैसे 13 से 15 साल की लड़कियां हैं, 13 से 15 साल के लड़के हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। फिर आ जाएगा जैसे 16 से 18 साल के बच्चे हैं, ये हमने बाल्यावस्था की बताई। अब आपको किशोरावस्था की बताती हूँ कि किशोरावस्था में किस प्रकार से इन्होंने बांटा है। किशोरावस्था को इन्होंने जैसे कि 13 से 15 साल की लड़कियां हैं, उनकी आवश्यकता कितनी होगी दैनिक, और 13 से 15 साल के जो लड़के हैं उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी प्रोटीन की। इसी प्रकार से 16 से 18 साल के जो लड़के हैं और ये हो जाएगा 16 से 18 साल की जो लड़कियां हैं उनकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी। जैसे कि 13 से 15 साल की लड़कियां हैं तो उनको कितनी चाहिए, 65 चाहिए, और लड़के हैं तो उनको 70 चाहिए। और यहाँ पे अगर 16 से 18 साल के जो लड़के हैं उनको चाहिए 78, इनको चाहिए 78 और यहाँ पर इनको चाहिए 63। तो आपने क्या देखा कि लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कों की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। 13 से 15 साल में जहाँ लड़कों को 70 की आवश्यकता होती है, वहाँ पर लड़कियों को 65 ग्राम पर डे की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन में उन्हें 65 ग्राम प्रोटीन उनको लेना है, लड़कों को 70 ग्राम लेना है। वहीं अगर 16 से 18 साल के लड़कियों की बात करते हैं, लड़कियों की बात करते हैं तो 63 ग्राम पर डे उन्हें लेना है, और लड़कों की बात करते हैं तो उनको 78 ग्राम पर डे उनको लेना है। तो इसी प्रकार वयस्क स्त्री है, वयस्क पुरुष है, इनकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो जाएगी। वयस्क स्त्री है, आगे आपका डाइट प्लान करेंगे तब आपकी ये सारी चीजें काम में आएंगी। तब आप ये नहीं कहना कि ये कैसे होगा। अब जब वहाँ पर हम डाइट प्लान करेंगे तो देखेंगे कि शैशवावस्था है, एक बच्चे की शैशवावस्था वो 0 से 6 माह का बच्चा है, उसको हमारे एक दिन की आहार तालिका तैयार करनी है। तो उसके लिए हम क्या क्या देंगे, आगे जैसे वसा पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, अभी हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि छोटा बच्चा है, 0 से 6 माह का बच्चा है, उसको पर डे हमें प्रोटीन कितना देना है, कितना देना है। आगे कार्बो स्किप करेंगे तो कार्बोस कितना देना है, यानी कार्बोहाइड्रेट उसको कितना देना है पर डे, वसा उस बच्चे को पर डे में कितनी देनी है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके डाइट प्लान करेंगे। उसमें भी हम ये देखेंगे कि कौन सा भोज्य पदार्थ होता है, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उसके अंदर कितनी है, वसा कितनी है, उस भोजन को खाने से उसकी पर डे की आवश्यकता है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए उसका इतना खाना उचित है या फिर उसे और खाना देना पड़ेगा, तब जाकर उसकी दैनिक आवश्यकता है वो पूरी होगी। इसके बाद हम जैसे कि वयस्क पुरुष है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 60 होती है, और वयस्क स्त्री है उसमें उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 50 होती है। अपितु अगर स्त्री गर्भवती है तो उसमें कितना हो जाएगा, अगर स्त्री गर्भवती है तो 50 में प्लस 15 और ऐड हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा, 65 ग्राम उसको पर डे देनी है। 65 ग्राम प्रोटीन उसको पर डे देनी है गर्भावस्था में। अगर स्तन्यदान यानी धात्री अवस्था किसको कहेंगे, जो महिला दूध पिलाती है, जो महिला बच्चों को फीड करवाती है, वो कौन सी महिला कहलाती है, स्तन्यदान या धात्री महिला कहलाती है। धात्री अवस्था होती है, इसमें भी धात्री अवस्था में भी होती है कि जैसे 0 से 6 माह का बच्चा है और 6 से 12 माह का बच्चा है, तो
उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। जैसे कि 0 से 6 माह का बच्चा है उसमें क्लास 50 प्लस में कितने 25 प्लस कर देंगे, और यहाँ पर हम कितना कर देंगे 50 प्लस में 18, तो ये हो जाएगा हमारा 75 और ये हो जाएगा हमारा 68 ग्राम पर डे, और ये हो जाएगा 75 ग्राम पर डे। तो गर्भावस्था में 15 ग्राम उसका बढ़ जाएगा, और वहीं अगर हम धात्री अवस्था की बात करते हैं तो 0 से 6 माह का बच्चा है उसमें 25 ग्राम उसका बढ़ जाएगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है 6 से 12 माह का हो जाता है तो उस अवस्था में उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है प्रोटीन की, वो 50 में 18 ऐड को कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये दैनिक आवश्यकता होती है। इसको आज मैंने अच्छे से करवा दिया है। आगे की जो क्लास होंगी उसमें हम इनको इतना डिटेल से नहीं करेंगे। आपको मैं बता दूंगी भी कौन सी अवस्था है, उसमें कितना प्रोटीन लेना है, कितना वसा लेना है, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना खनिज लेना है, तो आगे हम उसको ऐसे करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे आपके प्रैक्टिकल में भी होगा, और आपके प्रैक्टिकल में क्या है, आपका ये सारा डाइट प्लान होगा। तो उसमें हम डाइट प्लान करेंगे तब करेंगे कि शैशवावस्था में कोई बच्चा है उसके लिए एक दिन की आहार तालिका तैयार कीजिए, या फिर कहेंगे कि एक वयस्क पुरुष है और वो जो है वो बहुत अधिक क्रियाशील है, तो उसके लिए आप एक दिन की डाइट प्लान करिए, यानी एक दिन की आहार तालिका तैयार करनी है। तो उसमें आप पूरे दिन की उसकी आहार तालिका तैयार करेंगे, और जितनी उसकी पर डे की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम उसको भोजन देंगे। फिर अगर हम बात करेंगे कि गर्भावस्था है, गर्भवती स्त्री है, तो उसकी किस चीज़ की आवश्यकता अधिक होती है, उसकी सभी चीज़ों की आवश्यकताएं बढ़ जाती है। पौष्टिक तत्वों की, जैसे कि प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है, आयरन की आवश्यकता ज़्यादा बढ़ जाती है, मिनरल्स उसको ज़्यादा लेने पड़ते हैं। तो इस हिसाब से उसको क्या है, उसकी पर डे की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। तो उसमें हम जो नॉर्मल है उसमें हम क्या कर देंगे, उतना एडिशन कर देंगे, उतना हम प्लस कर देंगे। जैसे कि वयस्क स्त्री है उसका 50 है, तो उसमें हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, गर्भवती है तो उसका 15 ग्राम और बढ़ा देंगे। अगर वो धात्री अवस्था है, धात्री अवस्था में उसका बच्चा 6 महीने तक का है, तब उसको 25 ग्राम ऐड कर देंगे, एक्स्ट्रा दे देंगे उसको। और वहीं अगर वो बच्चा 6 से 12 महीने का है तो उसको 18 ग्राम पर डे उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा देंगे। तो आज के लिए हम इतना करेंगे। कल की क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हम करेंगे कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं और इसकी कमी के क्या प्रभाव शरीर पर देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।